पर तेरे जिले की हवाएं रोक ले मुझे, कैसा जादू है तेरे बस्तर में। खूबसूरती है अगर हम म्यूजिक की स्पेशली बात, रिच कल्चर है, रिच म्यूजिक। आप लोगों का कोलैबोरेशन किस सोच के साथ हुआ? 5 दिन का समय था ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने ओह, का। इंटरप्रिटेशन पे ही है पूरा गेम। और अमलेश जी को देखकर के ऐसा लग रहा है जो बस्तर की जो एक इनोसेंस है ना, वो उनके चेहरे पर भी दिखती है और उनकी आवाज में भी दिख रही है। अरे बहुत इनोसेंट आदमी है, उनसे हम लोग अब परिचित हुए हैं। बहुत खतरनाक आदमी। इस एल्बम के दौरान भी आपको लगा ऐसा कभी कि नहीं हो पाएगा? 17 टेक्स लिए थे उसके पूरे, क्योंकि अगर एक दिन भी हम आगे जाते तो पूरा बजट हमारा शूट अप कर जाता और हम लोग ये प्रोजेक्ट नहीं खत्म कर पाते। एक लास्ट गाना हम लोगों ने जो किया वो सबसे इमोशनल गाना है। ऐसा कहते हैं कि जब आपकी काम या प्रोफेशन में सिर्फ सक्सेसफुल होने के बजाय अगर प्राकृतिक संपदा और हमारी संस्कृति को बचाने की सोच हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। और अगर ये रास्ता संगीत से होकर गुजरता हो तो फिर क्या कहने। आज के हमारे यूज़ के पॉडकास्ट के मेहमानों ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। आज का हमारा ये एपिसोड बहुत से मायनों में ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे म्यूज़िक की, फ्यूजन की, बस्तर की, अलग अलग भाषाओं की। आज के इस पॉडकास्ट की सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे साथ एक नहीं बल्कि 2 मेहमान हैं, अमलेश कुमार और पीयूष कपूर। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट, अमलेश एंड पीयूष। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू। बस्तर जो आप लोगों का जो बैंड है दायराज बस्तर जादू, वो उसमें आपने बस्तर से ज़रूर मिलवाया लोगों को, लेकिन अगर हम बस्तर की बात करें तो वो अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत जादुई है। इतनी नेचुरल ब्यूटी है वहाँ कि आप जितना आप उसके अंदर देखते रहेंगे आपको लगेगा कि आपने भी कम देखा है। बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है अभी भी। आप लोगों की बस्तर से मुलाकात कब और कैसे हुई? हम लोगों की बस्तर से मुलाकात हुई है 2022 में, जब हमें पहली बार जगदलपुर में एक पहला रॉक शो करने के लिए बुलाया गया था मुंबई से। ओके। और हम लोग भी थोड़ा सा स्केप्टिकल थे, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था यार कि जगदलपुर का, हम लोग इनफैक्ट जगदलपुर का तो और भी मैंने नाम नहीं सुना था। बस्तर तो कहीं 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 न्यूज़ वगैरह में फॉर डिफरेंट रीजंस हाँ हम लोगों को सुनने मिल जाता था। और जब पता चला कि ये जगह बस्तर में आती है तब थोड़ा सा हम लोगों को डर लगा था। और 2022 में हालांकि फिर हम लोग यहाँ आए, जब बस्तर पहुँचे हम लोगों ने वो पहला रॉक शो किया और जो हम लोग को रिसेप्शन मिला, जो लोगों का रिस्पॉन्स था, वो देख के लगा हमें कि और वहाँ एक बार आना चाहिए या फिर और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए ऐसी जगहों को। हमारा भी दिमाग थोड़ा खुला, क्योंकि हम लोग जनरली जो दायरा के जो कोर मेंबर्स हैं 5, वो सब छोटे छोटे शहरों से आते हैं। मैं लखनऊ से आता हूँ और मुंबई में रहता हूँ, लेकिन ऐसे ही एक माइंडसेट बना रहता है कि किसी छोटी जगह जाएंगे, क्या वहाँ पे हमारा म्यूज़िक लोग समझेंगे, हमारा एकदम अलग म्यूज़िक है, उन्होंने कभी सुना नहीं है लोगों ने। लेकिन एकदम गजब का रिस्पॉन्स था और ऐसा लगा था कि लोगों ने ये गाने सुन रखे हैं पहले और इमीडिएट रिस्पॉन्स रहता है हर वर्ड का, वर्ड टू वर्ड, हर एक छोटी छोटी चीज़ का, क्योंकि इतनी भूख है। मैंने देखा कि जितने भी आप टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में जाएंगे, क्योंकि रॉक बैंड्स का जो कल्चर रहा है वो हमेशा सीमित रहा है महानगरों तक, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ऐसी जगहों तक। तो जब वो बाहर निकला और वो जगदलपुर जैसी जगह पे पहुंचा तो हम लोग एकदम कहते हैं ना पागल हो गए। आप बेसिकली छत्तीसगढ़ से ही हैं, तो आप तो बहुत परिचित होंगे ये जो यहाँ की जो संस्कृति है और जो खूबसूरती है अगर हम म्यूज़िक की स्पेशली बात करें, फोक म्यूज़िक की बात करें। हालांकि छत्तीसगढ़ में बहुत अलग अलग सब लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे गोंडी है, हल्बी है, और सबका अपना एक बहुत रिच कल्चर है, रिच म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक है। आप लोगों का कोलैबोरेशन किस सोच के साथ हुआ? आपने बहुत अच्छी बात कही कि बस्तर एक सबसे अलग अलौकिक बिल्कुल राइट वर्ड। जी, इससे तो बहुत लोग परिचित हैं भी और बहुत लोग नहीं भी। जी, इवन जो यहाँ रहते हैं वो लोग भी अभी अगर देखा जाए तो बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। आप जितना बस्तर में जाते जाएंगे, ना सिर्फ म्यूजिक, बाकी और भी चीज़ों के लिए बात करें तो बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। बस्तर में प्रमुख रूप से 3-4 बोलियां बोली जाती हैं। तो प्रमुख बोली है वहाँ की गोंडी, उसके बाद है हल्बी, उसके बाद है भतरी, उसके बाद धुरवी। ये बोलियां प्रमुख रूप से बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। और उनमें जो उन भाषाओं में जो लोकगीत होते हैं, वो लोकगीतों का जो रस है
वो बहुत ही मधुर और बहुत ही मतलब कानों को मीठा लगने वाला वो लोकगीत है। हमने ये सुना कि जो आप लोगों ने जो इस एल्बम में जो आपने गाने बनाए हैं वो बहुत सिर्फ म्यूजिक ही नहीं है, उसमें एक मैसेज भी आप लोगों ने दिया है, कुछ शायद दोस्ती पर बनाया है, वर्ल्ड पीस पर बनाया है, और बस्तर एक तरीके से खुद अपनी कहानी बता रहा है, मतलब कम्युनिकेट कर रहा है या बातचीत कर रहा है जो उसको सुन रहे हैं। तो ये आइडिया कैसे आया? ये इसका पूरा क्रेडिट तो मैं देना चाहूँगा हम लोग के जो हिंदी के जो राइटर थे, जो जिनको हमने पहली बार हम लोगों ने एक ना ही सिर्फ बस्तर के फोक आर्टिस्ट बल्कि एक राइटर फ्रॉम आउटसाइड, वरना ज़्यादातर गाने मैं लिखता हूँ। अच्छा। जो कि थोड़े से वेग होते हैं, मेरा दिमाग का जिस दिन जो मूड हुआ वैसा। तो वी वांटेड अ राइटर, हमें एक ऐसा राइटर चाहिए था जो वहाँ के कल्चर को समझे, क्योंकि हमारे पास समय पहली चीज़ तो बहुत कम था, हमारे पास 5 दिन का समय था ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। तो ये 5 दिन में ही गाने बने? 5 दिन में गाने बने हैं, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, सारे म्यूजिक वीडियोस लाइव शूट हुए हैं, सारे गाने जब लाइव शूट हो रहे थे। इनफैक्ट एक गाना बता रहे थे अभिलेष सर को ही याद है कि पहला गाना जो हम लोगों ने साथ में किया था 17 टेक्स लिए थे उसके पूरे हम लोगों ने, और हमें शुरुआत में ही लगा था कि ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि 2 दिन का टाइम बचा था हमारे पास सारे म्यूजिक वीडियोस करने का। खैर, तो आलोक रंजन श्रीवास्तव जो हैं वो लिरिसिस्ट हैं हमारे हिंदी के, जिन्होंने पार्ट्स लिखे हैं। उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से इन सारे गानों को, जो इनके फोक गाने हैं बस्तर के, बहुत रॉ फॉर्म में हैं, और उनके इंटरप्रिटेशंस आप दसियों निकाल सकते हैं। जैसे इया काय हजारी जो एक गाना, इया काय हजारी एक गाना है, वर्ल्ड पीस के बारे में आप जो बात कर रहे हो, वो गाना जनरली आप कई लोगों ने हमने देखा उसके और भी वर्जन्स हैं जो सिर्फ एक लड़का लड़की के प्रेम के बारे में, या जो एक मॉडर्न एक रोमांस में ही लेके जाते हैं, लेकिन हाउ ही सॉ इट वाज इट्स अ सॉन्ग अबाउट फ्रेंडशिप, जहाँ पे लोग एक दूसरे को फूलों का नाम देते हैं, बचपन से जो एकदम ऐसी गहरी दोस्ती हो जाती है, जहाँ पर अगर आपके घर में कोई ट्रेजेडी होती है तो मेरे घर में भी उसी ट्रेजेडी को मनाया जाएगा उतनी ही इंटेंसिटी के साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को ट्रिगर कर गई। फूल की बात कर रहे हैं तो बस्तर दशहरे के वक्त भी ये कई बार अक्सर ये सुना जाता है ना कि अगर आप किसी को फूल देते हैं तो वो आपके लिए जीवन भर का मित्र बन जाता है। इस तरह की भी कोई कहानी प्रचलित है वहाँ पर? जी, वहाँ पर फूल देने का भी रिवाज है बस्तर में। भाई आप कोई मेहमान आया फूल दो, तो एक मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, फूल करते हैं। और आपने भी कोई जो गाना गाया है कुछ लाल फूल, लाल पुंगाड़, वो क्या है और मतलब वो गाना क्या बताता है? वो लाल पुंगाड़ दरअसल जो है एक गोंडी गीत है वो। उसमें एक लड़का और एक लड़की जो है आपस में प्रेम करते हैं, तो लड़का जो है अपनी बोली में उसको जो है बुला रहा है कि भाई आप मेरे करीब आओ। अच्छा। तो वो बोलती है, उसके थोड़ा सा नखरे भी हैं इस गीत में, कि लड़की बोलती है कि मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे करीब, ये कहती है। तो उसमें आलोक ने इनफैक्ट इसी गाने में, जैसे आप देखोगे, अगर आप इसको ऊपरी तौर पे देखोगे तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का लड़की वाला गाना है, छेड़छाड़ वाला गाना है, पर इसमें आलोक का क्या एंगल था, उसका एंगल था कि उसने इसमें क्लासिज्म का एंगल डाल दिया, कि अमीर गरीब वाला जो एंगल है, कि लड़की बोलती है कि नहीं मतलब मेरे को मटीरियलिस्टिक चीज़ें अभी चाहिए, और मतलब प्यार व्यार तो थोड़े दिन का रहता है और फिर ख़त्म हो जाता है, बट द गाय इज़ लाइक कि जब तुम यहाँ से दुनिया जब छोड़ के चली जाओगी और ये सब महल घर गाड़ी सब यहीं रह जाएगा, लेकिन मैं मरने के बाद भी तुम्हारा वहाँ पे इंतज़ार करूँगा। तो उस लेवल का डीप प्यार है। तो वो थोड़ा सा मतलब एक लिरिसिस्ट का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कितनी गजब होती है। वही मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने मिला इसमें। आप 2 लाइन सुनाएंगे इस गाने की? ए माँ से पी की नाक मंती के अरमिंदे बेके दाती, ए माँ से पी की नाक मंती के अरमिंदे बेदाती, लाल कुंगार माँ से लाल कुंगार बेकुंजाड़ पोतीता लाल कुंगार रेला लाल कुंगार रे रे लयो रे रे ला लाल कुंगार। समझ में तो कम आया, बट वो म्यूजिक ही अपने आप में, इसका मतलब क्या हुआ? ये
लाल फुंगाड़ माने लाल फूल, जैसे रेड रोज दिया जाता Red है, rose। रोज। ए माँ से पीकी बने, वो एक सांवली लड़की है, सांवली लड़की को लड़का बोल रहा है ए माँ से पीकी नाक मन तीन, नाक मन तीन माने मेरे करीब आओगे क्या? ठीक है। अच्छा, मुझे- प्रपोज कर रहा है सॉर्ट ऑफ, हाँ, वैसा। propose कर रहा ओके। पीयूष, आप आई थिंक दायरा बैंड जो आपका मुंबई बेस्ड आपका जी। बैंड है, बाद में आपने कोलैबोरेशन किया। जी। अगर हम लोग रॉक बैंड के बारे में जब सुनते हैं, जितनी समझ हमारी है, उसमें सारे जो वेस्टर्नाइज या वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनका यूज़ किया जाता है। जब आप कोलैब कर रहे हैं फोक म्यूज़िक के साथ, तो ऑब्वियसली दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और दोनों तरह का फ्यूजन होता है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है मतलब वो सिंक्रोनाइज करना और कोलैब करना? अगर देखिए, आप दुनिया भर का म्यूज़िक सुनते हैं, आप कई ऐसे म्यूजिशियंस हैं, जैसे कि मैं कहूँगा कई ऐसे जैज़ म्यूजिशियंस हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं दिमाग खोलने के लिए। आप आर्ट फॉर्म कितना कंज्यूम कर रहे हो अलग अलग टाइप का, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आप बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में कंज्यूम करोगे तो जो उसका अमैलगमेशन निकल के आएगा वो भी कुछ नया होगा। तो इसमें क्या है, हम लोग बहुत सारा फोक म्यूज़िक सुनते रहे हैं, मतलब ऑल्दो वी प्ले विद वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, पर हम लोग उनमें भी हमारा थिंकिंग वो फोक वाली चली जाती है। या फिर हम लोग के जैसे वैसे भी कई गाने हैं जिनमें कोई जॉनर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। हम लोग हैं कहने को एक रॉक बैंड, लेकिन हम लोग जैज़ भी कहीं घुसेड़ देते हैं गाने में, कहीं फोक का एलिमेंट आ जाता था। हम लोगों ने एक एल्बम किया है जो पूरा इम्प्रोव थिएटर से इंस्पायर्ड है, मतलब उसमें हम लोगों ने केवल स्टूडियो के अंदर गए, 1.5 घंटा हम लोगों ने केवल, मतलब इम्प्रोव थिएटर क्या होता है कि कोई स्क्रिप्ट नहीं है आपके पास, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, आपका को एक्टर क्या करने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट क्या करेगा, आपको उसके हिसाब से रिएक्ट करना है स्पॉन्टेनियसली, पूरा स्पॉन्टेनियसली। तो 1.5 घंटा हम लोग ने सिर्फ आई कांटेक्ट के साथ एक स्टूडियो के अंदर बिताया। तो उस टाइप की एक्सरसाइजेज हमारी रही हैं जिससे हम लोग को हेल्प मिला टू मेक दिस प्रोजेक्ट एंड मेक दिस प्रोजेक्ट इन टाइम, पहली चीज़ तो। और फोक म्यूज़िक के साथ कोलैबोरेट करने का हम लोग को बहुत टाइम से चाह थी, और जब ये मौका आया सामने तो बहुत नेचुरली हुई हैं चीज़ें। जो नाम है जादू बस्तर, वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि मतलब सुनने में, वो इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग, क्योंकि हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था वहाँ जाके क्या होने वाला है। सेम चीज़ें हुई, हम लोग पहुँचे, वी लैंडेड अप इन बस्तर। वापस जब शो के बाद हम लोग दोबारा गए इस प्रोजेक्ट के लिए, हमें नहीं पता था कौन से गाने होने वाले हैं, एक भी गाना नहीं पता था। तो हमारे जो गिटारिस्ट और जो ड्रमर हैं, ये लोग मतलब when they listen to a rhythm, वो किसी और तरीके से ही उसे इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा था आलोक का जैसे लिरिक्स का था ना, इंटरप्रिटेशन, हाँ एग्जैक्टली, इंटरप्रिटेशन पे ही है पूरा गेम, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। अब इसी को बहुत गंदे तरीके से भी बनाया जा सकता था इस एल्बम को। सेम गानों के, मैं नाम तो नहीं लूंगा और मैं बोलते भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि बहुत गंदे वर्जन्स भी हैं सेम गानों के। मैंने मतलब बहुत भद्दे वर्जन सुने। जैसे इन्होंने तो बताया कि इनको जो फ्यूजन करना था तो इनके लिए थोड़ा इजी रहा क्योंकि वो प्रोसेस में थे, लेकिन हमारी जानकारी जितनी है उसमें अगर हम बात करें कि जो फोक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं, वो बहुत ही रूहानी और बड़े इनोसेंट सी उनकी आवाज़ और बड़ी मिठास होती है जो कि बिल्कुल कनेक्ट करती है। आपको कितनी डिफ़िकल्टी हुई मतलब इस पूरे एक नेचुरल एसेंस से निकल करके और वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ ब्लेंड करने में? हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि मुश्किल हुई होगी ज़रूर। तो मुश्किल हुई है हम लोगों को। बस्तर के जो वाद्य यंत्र हैं, जैसे तोड़ी, आपका ढोल होता है, ढोल, मादर, हाँ मादर, माड़िया ढोल, धुरवा ढोल, बहुत सारे ये सब ढोल के प्रकार हैं। माड़िया ढोल, मांदर और एक धुरवा ढोल, ढोल के प्रकार। तुड़बुड़ी, ये भी एक वाद्य यंत्र है। तो इनके, हमारे वाद्य यंत्रों के साथ इनका जो रॉक बैंड के साथ जो मिलाना बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल काम था। और लेकिन इससे ये हुआ कि बस्तर के जो लोकगीत हैं वो अपने क्षेत्र तक ही सिमटे हुए, लेकिन ये दायरा के द्वारा जो हम लोगों ने जो गीत इनके साथ जो मिलाया, तो ये जो गीत है
देश दुनिया तक पहुंच पा रही है और बहुत से लोग इन गीतों को जान पा रहे हैं, ये हमको बहुत अंदर से हाँ, खुशी मतलब अपनी संस्कृति को हम और ज़्यादा दूर तक फैला पा रहे हैं और लोगों फैला को पा रहे हैं। अच्छा म्यूजिक सुना पा रहे अच्छा हैं। म्यूजिक हम सुना पा रहे हैं। तो ये हम लोग को अपने आप में भी हम गर्वान्वित महसूस करते हैं कि भाई जो लोग बाहरी लोग जो है बस्तर के गीतों को नहीं जानते थे, नहीं सुनते थे, और बस्तर के जो गीत है, लोकगीत है, अपने तक ही सिमटे हुए थे। हाँ, मतलब बस्तर मतलब सिर्फ नक्सली नहीं है, यहाँ की कल्चर भी बहुत रिच है, ये लोग जान पाए हैं करेक्ट ऐसे। करेक्ट करेक्ट। इनके साथ जो हम लोगों ने मिलकर के जो काम किया, तो हमारे बस्तर को भी के गीतों को लोग जानने लगे। भाई ये लोकगीत है, इनके साथ ये जो म्यूजिक है बहुत ही आनंद है और सुना जा सकता है, सुनने के लायक है और बहुत ही कर्णप्रिय है। पीयूष, अगर जैसे अभिलेष बता रहे हैं कि जादू बस्तर जो आप लोगों ने किया है, क्योंकि बस्तर को आपने एक्सप्लोर किया, उसके जादू को समझा तो आपने नाम दिया, बट आपके बैंड का नाम दायरा है। यूजुअली दायरा आई थिंक उर्दू वर्ड है, तो ये दायरा कुछ आपने स्पेसिफिकली कुछ सोच के रखा है इस नाम को? यूजुअली तो रॉक बैंड के नाम इस तरह से होते नहीं हैं, थोड़े से इंग्लिश नेम या वैसे होते हैं, तो कुछ कहानी है या जस्ट ये भी जादू बस्तर की तरह ऐसी अचानक आ गया दिमाग में? नहीं, दायरा के ऊपर तो बहुत झड़प हुई है, बहुत दिनों तक हम लोगों ने स्ट्रगल किया था। जब हम लोग ये बैंड फॉर्म कर रहे थे तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जहाँ बैठ के हम लोग नाम सजेस्ट करते थे। मैंने एक नाम भेजा था एक बार, क्रांति। क्यों? तो पता नहीं ऐसे म्यूजिक के थ्रू क्रांति लाना चाह रहे थे। रिंग होना चाहिए, एक होता है ना कि मतलब नाम ऐसा हो कि रिंग रहे उसका एक नाम में। और फिर वी एंडेड अप विद दायरा, क्योंकि दायरा सुनने के बाद आपको ये नहीं पता चलता कि किस टाइप का म्यूजिक होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दायरा माने गोंडी से चलो यार माने दायरा, ये पता चला मुझे बहुत रिसेंटली। ओह, तो मतलब ये आई थिंक कि तभी इसकी जो है डेस्टिनी तय हो चुकी थी कि वो वहां से यहाँ बस्तर तक आएगा दायरा। करेक्ट। हाँ, तो मेन आइडिया ये था कि कोई भी ऐसा एक साउंड हो जिससे आपके वो रिंग रहे जब आप बोलो उसका नाम ना। और म्यूजिक इतना स्पेसिफिकली पता नहीं चलता है उससे आप कि किस टाइप का म्यूजिक होगा, सिर्फ अगर नाम सुनोगे आप तो बस यही था। बहुत ज्यादा ये कुछ भी कि दायरा आई थिंक होता ना, उसकी कोई सीमा नहीं है, आपने तय नहीं की, तो म्यूजिक की भी कोई सीमा नहीं है। वैसा टाइप का ना, एक पेंटर अगर ऐसे लाइन कर दे फिर लोग बैठ के उस पर सोचते रहते हैं कि अरे यहाँ इसने तो वो जो जिस नजर से उसको देख रहा है उसका इंटरप्रिटेशन। आपके इस पूरे एल्बम में 5 गाने हैं और बेला डिल्ला तो काफी फेमस भी हुआ, सारे ही गाने फेमस हुए हैं। आपके फेवरेट गाने कौन से हैं? और बेला डिल्ला अगर आप हमें 2 लाइन सुना सकते हो तो सुनाएं। आया मुचो दंते सरी बाबा भैरमा भाई दंडकार भाई इंद्रावती तुमके शरण आया मुचो दंते सरी बाबा भैरमा, आया मुचो दंते सारी बाबा बहरा माय भाई दंडकार भाई इंद्रावती सुंदर मुचो तुमके शरण पहले मैंने यही सोचा शहर जाऊं कुछ नाम मैं कमाऊं, भीड़ में थोड़ा गुमसुम हो जाऊं तो शहरी कहलाऊं, पर तेरे जिले की हवाएं रोक ले मुझे, सारे ही मर्ज की दवाएं यहाँ मिले मुझे, कैसा जादू है तेरे बस्तर में, कैसा जादू है तेरे बस्तर में। वंडरफुल वंडरफुल, मतलब इतना सोलफुल, मीनिंगफुल और म्यूजिकल, बहुत ही खूबसूरत। और अमलेश जी को देख करके ऐसा लग रहा है जो बस्तर की जो एक इनोसेंस है ना वो उनके चेहरे पर भी दिखती है और उनकी आवाज़ में भी दिख रही है। अरे बहुत इनोसेंट आदमी है, उनसे हम लोग अब परिचित हुए हैं। बहुत खतरनाक आदमी है, अंदर ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड वेरी, इनको आप मतलब बोलते हैं ना बच्चों वाला इनके अंदर एनर्जी है, बहुत इनोसेंस है। और जो एनर्जी है वो, इनकी आवाज़ सुनते ही मेरे को एक अलग ही, मतलब आज मैं इतना सुबह नींद में था मुंबई से आने के बाद, और जैसे ही स्टेज पे गए और हम लोग साउंड चेक कर रहे थे, अभिलेष सर की आवाज़ आई, मैं एकदम पूरी नींद खुल गई मेरी, मज़ा ही आ गई मुझे। म्यूजिशियंस को क्या
इंस्पायर करता है, क्या आपको प्रेरित करता है? आप लोग लगता है, बिकॉज हम लोग तो सुनते हैं इतनी मेहनत से, इतनी प्रोसेस से पूरे म्यूज़िक बनता है, गाने बनते हैं, और हम लोग जब सुनते हैं तो मेस्मराइज हो जाते हैं, एकदम खो जाते हैं उसमें। लेकिन आप लोगों को क्या इंस्पायर करता है और क्या प्रोसेस रहता है वो पूरा बनाते वक्त? बहुत से चैलेंज हैं बनाते वक्त। कभी तुड़बुड़ी गलत बज रहा है, कभी ढोल गलत बज रहा है, अरे यार ये लाइन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ये बांसुरी जो है थोड़ा बेसुरा हो रहा है। सब चैलेंज बहुत रहते हैं। तो आप लोग ये सारे इंस्ट्रूमेंट लाइव प्ले जी करते हैं? जी जी। जबकि आजकल तो बहुत सारा ये ऑटो ट्यूनिंग और सारा मशीन Correct, वाला जो correct, सिस्टम चला है, correct. वो नहीं करते आप लोग? नहीं, तो ये भी एक चीज़ रही है जो कि हम लोग को कभी कभी लगता भी है यार कि नहीं, हम लोग क्यों ज़बरदस्ती पंगे ले रहे हैं। वाइल वी वर रिकॉर्डिंग दिस एल्बम, जो हमने ये एल्बम रिकॉर्ड किया है, एक तो बारिश हो रही थी। बारिश में ऑडियो टीम को पता होगा कि रिकॉर्ड करना इज इम्पॉसिबल, जो नॉइज़ आता है। हम लोग लिटरली एक पतरे के नीचे थे, मतलब उसके ऊपर एक शेड था जिसकी आवाज़ भी थी। है। तो हम लोग बार बार वेट कर रहे थे कि बारिश रुकेगी। जुलाई का समय था, और जब बारिश रुक रही है उसके बीच में हम लोग गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर बैठ जा रहे हैं बारिश को। तेज बारिश। हाँ, तो वो चैलेंजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को रोक रहे थे। लेकिन इंस्पिरेशन मैं कहूँगा कि यही रहता है कि अब पंगा ले लिया है तो ख़त्म करना है, उस समय तो ये रहता है। तो इस एल्बम के दौरान भी आपको लगा ऐसा कभी कि नहीं हो पाएगा? बहुत बार, शुरू से एंड तक लगता ही रहा, लगता ही रहा। और एक चैलेंज ये था कि जो आया मुझसे दंतेश्वरी जो गीत है, उसके जो लिरिक्स जिन्होंने लिखा था, उनसे परमिशन लेने में भी हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ था। परमिशन कैसे, मतलब? मतलब बस्तर के जो भी गाने हैं उनको रॉक के साथ मिलाएंगे, ओह, तो अच्छा अच्छा। यहाँ का जो कल्चर का के साथ छेड़छाड़ होगा, ये सारी बहुत से लोगों की सोच थी। तो जो लिरिक्स लिखने वाले थे मेघनाथ पटनायक जी ना, तो हम लोगों ने क्या किया, वी थॉट कि हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से जाएंगे, प्रॉपर वे में करेंगे। वी डोंट वांट एनी इश्यूज के कल को, हाँ फिर बाद में हम लोग, अच्छा भी नहीं लगता है किसी का जिसका ड्यू क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए। तो उनकी फैमिली से हम लोगों ने बात की, मतलब हमारे मैनेजर साहब ने बात की, और उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया कि उनको, पहली चीज़ तो अब हमको कोई जानता तो है नहीं ऐसा कि हम लोग कोई बहुत बड़ा नाम है कि आए हैं यहाँ पे, और मतलब सोनू निगम जी आए हैं, वो हमारा गाना ले रहे हैं, तो अरे वाह खुशी खुशी। तो हम लोग को वैसे कोई नहीं जानता था। होगा कोई मुंबई का आर्टिस्ट बैंड, तो जनरली आजकल जो कल्चर हो गया ना कि गानों को उठा के उनका रीमिक्स करके कुछ भद्दा सा बना दो या कुछ, मतलब उनको उनके हिसाब से, विच वाज फेयर इनफ कि उस पर कोई फूहड़ता ना कर दें आप उस गाने के साथ। इतना प्रिय है सबको वो गाना। तो उनको फिर समझाने में हम लोगों को, साइड बाय साइड जब बाकी सारे गाने चल रहे हैं, हम लोगों के लिए वो स्टार गाना ऑलरेडी था कि ये तो गाना स्टार गाना है हमारा, बाकी गाने तो हैं ही। अब वो प्रोसेस चल रहा है। लास्ट डे फाइनली इतना मनाने के बाद उनको वहाँ बुलाया गया कि आप प्लीज़ आइए, आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। कोई हम लोग वैसे लोग नहीं हैं जो आपके गाने को चुराना चाह रहे हैं या उसके साथ कुछ गंदा करना चाह रहे हैं। उनको आया, समझाया गया। लास्ट आधे घंटे में ये गाना बना है, सबसे ज़्यादा कम टाइम में ये गाना हम लोगों ने, क्योंकि फाइनली उन्होंने परमिशन दी लास्ट डे, कुछ जब चंद घंटे बचे थे हमारे पास। तो क्योंकि अगर एक दिन भी हम आगे जाते तो पूरा बजट हमारा शूट अप कर जाता और हम लोग ये प्रोजेक्ट नहीं खत्म कर पाते। कि लास्ट गाना हम लोगों ने जो किया वो सबसे इमोशनल गाना है, गाय चरी गला। अच्छा, ये क्या है? गाय चरी गला के बारे में थोड़ा सा बताइए। गाय चरी गला एक लोकगीत है। तो जैसे गाय चरने जाता है, गाय चरी गला कोनाड़ी बिनाड़ी, उसको मैं अच्छे से काल चक्र के बारे में है, जैसे खुदराम से बोलते हैं कि मतलब एक लाइफ साइकिल के बारे में है ये पूरा गाना। लाइफ अच्छा, जाता है, चरता है, फिर वापस अपने घर आ जाता है शाम को। तो एक लाइफ जर्नी है कि आप किसी की आप बता रहे हैं। करेक्ट। तो वो गाना फिर जैसे ह्यूमन स्ट्रगल के बारे में बन गया अल्टीमेटली। क्या गाना है वो, आप दो लाइन सुना पाएंगे? गाय चरी गला कोनाड़ी बिनाड़ी, भैंस चरिला जोबा,
कोई रे सजनी रान बिजली भैंस चरी लाजवा। तो उसमें एक लाइन आती है हिंदी में कि नदी में बैठा है प्यासा दूर ही दिखे इसे दिलासा। नदी में बैठा है प्यासा दूर ही दिखे से दिलासा। जो भी पाए मैला ही लागे जो न पाए लागे धुलासा। ये बावरा इंसान न समझे जिंदगी की तान ना समझे। तो ऐसे करके वो एक ये तो पूरी फिलॉसफी है, लाइफ की Exactly. फिलॉसफी है इस मतलब 3-4 लाइन। और जब ये लास्ट हुआ ये गाना तो फिर वी ब्रोक डाउन। उसके बाद कि हो गया फाइनली वी रिकॉर्डेड द सॉन्ग। फिर लेकिन उसके बाद जो 2 साल उन गानों के साथ स्ट्रगल था हमारा कि उनको पोस्ट प्रोड्यूस करना, थोड़ा क्लीन अप करना, जिस तरीके से अलाइन करना चीज़ें, कुछ करेक्शंस होते हैं माइनर, वो सब करना। फिर डॉक्यूमेंट्री जो शूट हुई थी वो एडिट्स। तो लेकिन देखिए कि अगर रिजल्ट अच्छा आया, लोगों को पसंद आया तो सारी मेहनत सफल हो गई, ऐसा भी एक आप कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो बैलेडिला या आप जो उसमें दंतेश्वरी माँ का भी नाम आ रहा है ना, तो आई थिंक लगता है कि उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर थी कि इतने ऑड सिचुएशंस में भी आप लोगों ने उसको पूरा किया। और उन्हीं का वो एक आराधना है दंतेश्वरी माँ। और देखिए कमाल की बात है कि जादू बस्तर का जो ये लाइव हम लोग चला रहे हैं, लाइव शो कर रहे हैं, पहला लाइव शो जादू बस्तर का हुआ था दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी मंदिर के ठीक सामने। पहला शो। अब क्या सोच है आपकी कि इसको बस्तर में तो लोगों ने बहुत इसे पसंद किया है क्योंकि बस्तर का कल्चर है, लेकिन और स्टेट्स में या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अगर इसको ले जाने की बात करें तो ऐसी कुछ सोच है? बिल्कुल, कोशिशें तो जारी हैं। अभी फ़िलहाल ये है कि जितना ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है ना, जितना ज़्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर पहले हम लोग परफॉर्म कर लें, क्योंकि क्या होता है कि छोटी मोटी गलतियाँ होती ही हैं जो कि हमें समझ में आती हैं, जनता को भले ही समझ में आए ना आए। लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय जाने की सोच रहे हो या फिर छत्तीसगढ़ से बाहर ले जाने की सोच रहे हो, फुल प्रूफ होना चाहिए सब कुछ। तो जितना हम लोग कोशिश करें कि जितनी फॉरगिविंग ऑडियंस है यहाँ पे अभी, क्योंकि उनके गाने हैं ये सब, उनको पता है, तो हम लोग अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी करेंगे ना तो वो माफ कर जाते हैं। लेकिन बाहर जो जनता होगी ना, उन लोगों को नहीं पता है, वो भले ही वो रिलेट नहीं, वो उन गानों के थ्रू ही रिलेट कर पाएंगे। तो उन गानों को इतना ज़्यादा पक्का होना चाहिए ना स्टेज पे। बस्तर या छत्तीसगढ़ के नहीं होने की वजह से, क्योंकि आज भी अमूमन अगर हम बात करें, और अमलेश जी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि अगर हम लोग बाहर कहीं भी जाते हैं और बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ के हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो पूछते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ है। बस्तर तो छोड़ी, छत्तीसगढ़ के लिए भी पूछते हैं कि अच्छा छत्तीसगढ़ मतलब झारखंड या छत्तीसगढ़ कहाँ है। तो आपने छत्तीसगढ़ को कैसे पाया, छत्तीसगढ़ के लोगों को और छत्तीसगढ़ को बीइंग अ नॉन छत्तीसगढ़ी? देखिए, एक तो हम लोग एक छत्तीसगढ़ी पर्सन से काफ़ी टाइम से डील कर रहे थे, जो हमारा मैनेजर है सभी श्रीवास्तव, वो भिलाई का है। अच्छा। तो उसने ये सब कहानी हम लोग को पहले ही बताई हुई थी कि जब वो मुंबई आया था उसने बताया छत्तीसगढ़ का है। और हम लोगों को थोड़ा पता है, ठीक है, हम लोग लखनऊ वगैरह से हैं तो हम जानते हैं कि हमारे साथ वाली जगह दुखी लोग कौन है आसपास हमारे। तो हम लोग तो अवगत थे, लेकिन हम लोग को ये भी पता था कि लोगों को नहीं, मुंबई में रहने वालों को मुंबई के बाहर बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है, थोड़े से इग्नोरेंट होते हैं क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है, उन लोगों को नहीं पता होता है। तो हमें फिर समझ में आया कि और भी जगह के लोगों को नहीं पता है छत्तीसगढ़ के बारे में। हमें ही जब इतना नहीं पता है, हमारे मतलब सभी जिसका नाम ले रहा हूँ मैं, उसको भी बस्तर के बारे में नहीं पता था। वो बस्तर नहीं गया था कभी इतने साल भिलाई रहने के बाद। तो यही सोचिए ना कि हम आसपास ही एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। हम लोग इंटरनेशनल ट्रैवल्स की बात करते हैं, वाटरफॉल्स, नायग्रा फॉल्स देखने जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े वाटरफॉल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मिनी नियाग्रा फॉल। एग्जैक्टली, मतलब मैं चित्रकोट फॉल जो है उसको नियाग्रा फॉल की कॉपी, तीरथगढ़, बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर आपको छत्तीसगढ़ के लोग और छत्तीसगढ़ आपको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आप अपने अब यहाँ की जो संस्कृति है उसको आप बाहर ले जाने की मिलकर के आप लोग कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच अमलेश एंड पीयूष जी कि आप लोग आए इस प्रोग्राम में और अपने इस बैंड के बारे में और इस जुगलबंदी के बारे में आपने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स जो इसको देखेंगे, इतने इंसाइट्स उनको इस पूरे पॉडकास्ट के जरिए मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
तो आज इस एपिसोड से एक बात तो हमने सीखी कि अगर कोई चीज़ जनहित में की जाए और अगर आपकी सोच में सच्चाई है तो उसको रास्ते भी मिलते हैं और सफलता भी मिलती है। आपके और हमारे साथ के इस सफलता का कारण भी ये है कि जब आप हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं और हमें कमेंट के ज़रिए अपनी राय बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह हमारे पॉडकास्ट को देखिए, पसंद कीजिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।